तो हमने यहाँ तक समझ लिया था कि जो प्रोकैरियोट्स होती हैं उसमें जो स्ट्रक्चरल जीन है वो हमने देखी थी। स्ट्रक्चरल जीन के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोमोटर, टर्मिनेटर एंड ये जो बीच में है स्ट्रक्चरल जीन। ओके, एंड इसी का क्या होता है, इसी का होता है ट्रांसक्रिप्शन। एंड ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो हम बात कर रहे थे प्रोकैरियोट्स की, तो जो स्ट्रक्चर जीन है उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल हम बोल सकते हैं एमआरएनए को बनाते हैं। तो इन पार्ट्स को हमने बोला सिस्टोन, जो कि डायरेक्टली किसको बना रहे हैं, एमआरएनए को बना रहे हैं, उसको हमने सिस्टोन बोला। तो प्रोकैरियोट्स में ये सिस्टोन जो है वो कैसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। एक स्ट्रक्चर जीन में काफी ऐसे पार्ट्स होते हैं और प्रोमोटर और टर्मिनेटर एक एक ही होते हैं ओनली, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, जो बहुत सारे सिस्टोन प्रेजेंट होते हैं एक ही स्ट्रक्चर जीन में, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। एंड हमने यूकैरियोट्स में हमने क्या देखा था, प्रोकैरियोट्स में स्पेशली हम किन में बात करते हैं, बैक्टीरियाज में इस तरीके का अरेंजमेंट मिलता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये एक क्या है, कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जिसमें प्रोमोटर एंड दिस इज द टर्मिनेटर, ये क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन है ये। अब इसमें क्या है, ओनली वन सिस्टोन है, ये वन एमआरएनए को बना रहा है, एमआरएनए को बना रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, सिर्फ इसमें क्या है, एक ही सिस्टोन है। तो ये क्या है, एक सिस्टोन, वन सिस्टोन है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे मोनोसिस्टोनिक। समझ में आ रहा है इतना, मोनोसिस्टोनिक। अब यूकैरियोट्स में डायरेक्टली क्या नहीं बनता, एमआरएनए नहीं बनता, एमआरएनए नहीं बनता है। क्या होता है कि उससे पहले यहाँ पे एचएनआरएनए बनता है, लेकिन फाइनली बन तो रहा है एमआरएनए। समझिए इस चीज को, एचएनआरएनए ये बन रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा, उसके बाद इसमें कुछ सुधार किए जाएंगे एचएनआरएनए में, एंड देन क्या बनेगा, एमआरएनए बनता है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट जो होगा वो किस में होता है, वो होता है यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है। अब हमें थोड़ा सा इसको और डिटेल में जानना है, जब हमें ये समझना है कि प्रोकैरियोट्स में किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो प्रोसेस जानेंगे। इनिशिएशन कैसे होता है एंड इलोंगेशन कैसे होता है, टर्मिनेशन कैसे होता है, उसको जानेंगे। लेकिन उससे भी पहले हमें स्ट्रक्चरल जीन को एक बार अच्छे से समझ लेना है कि उसमें कोडिंग स्ट्रैंड क्या है एंड टेम्पलेट कौन सा स्ट्रैंड होता है, और प्रमोटर जो होगा वो प्रमोटर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, टर्मिनेटर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, उसको थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि जैसे ये क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, डीएनए का सेगमेंट जिसमें ट्रांसक्रिप्शन होना है, ठीक है। तो ये क्या है, एक हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को बना लिया। ये क्या है, एक टुकड़ा ही तो है। तो यहाँ से 5 डेज to 3 डेज एंड 3 डेज to 5 डेज। ओके, एंटीपैरेलल पोलैरिटी होती है। तो ये क्या है, मान लीजिए प्रोमोटर है, ये टर्मिनेटर है। तो हम प्रोमोटर कहाँ पे लगाएंगे इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, एंड टर्मिनेटर कहाँ पे होता है, तो कुछ तो पता होना चाहिए उसके बारे में। तो देखो किस तरीके से डिसाइड करते हैं हम। तो जिस स्ट्रैंड की आपको पता है कि डीएनए में तो दोनों ही स्ट्रैंड जो होते हैं वो अपना रेप्लिका बना लेते हैं, अपनी फोटोकॉपी एक तरीके से बना लेते हैं। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि एक ही स्ट्रैंड बनाता है, उसका रीजन भी हमने जान लिया है कि क्यों होता है, ठीक है। तो जिसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिस स्ट्रैंड के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट। अब हम कैसे डिसाइड करें कि ये टेम्पलेट है, हमें पता होना चाहिए कि जब हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, मतलब कौन करेगा ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोट्स में तो पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज करेगा, ठीक है। यूकैरियोट्स में भी आरएनए पॉलीमरेज करेगा, लेकिन कौन सा वाला, सेकंड वाला, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में करता है, 5 डेज to 3 डेज। मतलब ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में 5 डेज to 3 डेज डायरेक्शन में अपनी चेन को बढ़ाता जाएगा। पहले क्या बनाएगा, अपना खुद का 5 डेज बनाएगा, ठीक है। इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन करता है, पहले अपना खुद का बनाएगा 5 डेज, उसके बाद 3 डेज पे अपने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता हुआ चला जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हमें देखना है कि कौन सा स्ट्रैंड ढूंढे। तो
तो अगर हम इस स्ट्रैंड की बात करें तो हमें क्या पता होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे प्रमोटर होगा। प्रमोटर वो रीजन है जहां से स्टार्टिंग होती है, जहां से स्टार्टिंग होती है किसकी, ट्रांसक्रिप्शन की। ठीक है, तो अगर हम इसको प्रमोटर माने तो पहले इसी को सिंपल तरीके से समझिए। अगर हम इसको प्रमोटर मान रहे हैं तो आप डिसाइड कीजिए कि कहां से आप टेम्पलेट, कौन सा स्ट्रैंड आप टेम्पलेट चूज करेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं, हमें पता है हमें 5' to 3' डायरेक्शन में बनाना है RNA। तो अगर हम इसको चूज करें तो हम, ये प्रमोटर है, इसको चूज करें तो अगर इस तरीके से 5' to 3' हम बनाएं RNA तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, दोनों 5' नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा, हम अगर इसको देखते हैं तो इजीली बन सकता है, क्योंकि ये 3' है, ये 5' से शुरुआत हो जाएगी एंड इस तरीके से 3' पे ये हमारा RNA बन जाएगा। ओके, तो हम समझ सकते हैं कि जिस टेम्पलेट पे, जिस स्ट्रैंड पे क्या होता है, जो कोडिंग स्ट्रैंड है, एक्चुअल में जो स्ट्रैंड क्या करता है, कॉपी बनाता है। ठीक है, किसकी, अपनी कॉपी बनाता है, मतलब RNA बना रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, जिस स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री RNA बन रहा है तो उस स्ट्रैंड को हम बोल देंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। लेकिन उससे जो ऑपोजिट, जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो DNA का स्ट्रैंड है, जिसके ऊपर हम क्या नहीं करे, RNA नहीं बना रहे, उसको बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड, इतना याद रखिए। ये कौन सा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। समझ में आ गया। अब प्रमोटर कहां पे प्रेजेंट होगा, प्रमोटर प्रेजेंट होगा टेम्पलेट रीजन, टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5' एंड पे क्या प्रेजेंट, सॉरी कि जो प्रमोटर होगा वो कहां पे प्रेजेंट होगा, वो हम क्या करते हैं, इसको देख के ही हम प्रमोटर डिसाइड करते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसको तो देख के हम क्या कर रहे हैं, टेम्पलेट को देख के तो हम mRNA बना रहे हैं, यस बनाएंगे, लेकिन इसको भी थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, थोड़ा क्रेडिट दे देते हैं। क्या करेंगे कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है एक्चुअल में कोड कर नहीं रहा, कोई RNA बना नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देने के लिए ही समझिए, हम क्या करेंगे, जब भी हम बोलेंगे कि किस तरीके से प्रमोटर कहां पे प्रेजेंट होता है, तो हम क्या बताएंगे कि प्रमोटर प्रेजेंट होता है कोडिंग स्ट्रैंड की, हम बोल सकते हैं प्रमोटर present at the present upstream। इस चीज को आप बहुत क्लियरली समझ लीजिए, बहुत ज्यादा डाउट आएंगे, बार बार आप पढ़ लेंगे, उसके बाद पीछे आना पड़ेगा अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो। प्रमोटर प्रेजेंट अपस्ट्रीम टू द कोडिंग स्ट्रैंड। अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, 5' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। मतलब क्या हुआ, हमें इसको देखते हुए याद रखना है कि प्रमोटर कहां पे प्रेजेंट होगा, अपस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। मतलब जैसे इस तरफ हम जा रहे हैं तो ये क्या है, अपस्ट्रीम है 5' या फिर हम बोल सकते हैं कि जो कोडिंग हमारा स्ट्रैंड है उसके 5' एंड के ऊपर प्रेजेंट होगा हमेशा क्या, प्रमोटर। यहां पे प्रेजेंट होगा प्रमोटर एंड उसके टर्मिनेटर कहां पे प्रेजेंट होगा, इसी तरीके से टर्मिनेटर प्रेजेंट डाउनस्ट्रीम means 3' end of coding strand। आप हमेशा किसको देखते हुए ये डिसाइड करेंगे कि प्रमोटर कहां पे लगेगा, तो आप देखेंगे किसको, कोडिंग स्ट्रैंड को, जो कि एक्चुअल में कोडिंग नहीं करता, कोडिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड करता है। मतलब RNA कौन बनाता है, टेम्पलेट, बट हम देखेंगे किसको, इसको देखेंगे कि इसके कहां पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, और वहीं से शुरुआत हो जाएगी किसकी, mRNA के फॉर्मेशन की। ओके, तो आपको पता चल गया कि
प्रोमोटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कोडिंग के अपस्ट्रीम 5 डेज एंड के ऊपर ये प्रेजेंट होगा। और टर्मिनेटर कहाँ पे प्रेजेंट होगा कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसके 3 डेज एंड के ऊपर प्रेजेंट होगा टर्मिनेटर। ये आपको याद रखना है। एक और बात लिखी हुई है आपकी बुक में, अगर हम क्या कर दें, प्रोमोटर को क्या कर दें, चेंज कर दें, इसकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर दें। मतलब क्या हो कि मैं यहाँ पे साफ कर देती हूँ कि अगर हम क्या करें, इस तरीके से ये है, हम प्रमोटर की डायरेक्शन चेंज कर दें, मतलब उसकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर दें। जैसे ये यहाँ पे हम प्रमोटर लगा दें, यहाँ पे टर्मिनेटर, ठीक है, इनको उलट दें, तो क्या होगा, अगर हम ऐसा कर देंगे तो ये जो स्ट्रैंड होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स्ड हो जाएंगे, 5 days to 3 days एंड 3 days to 5 days। अब आप बताइए कि हम किसको टेम्पलेट बोलेंगे एंड किसको हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। तो हम अच्छे से जानते हैं कि जहां पे प्रमोटर प्रेजेंट होगा उसका 5 days जहां पे प्रेजेंट होगा, देखिए जहां पे प्रमोटर प्रेजेंट है उस रीजन में जहां पे 5 days प्रेजेंट है, तो हम देखेंगे कि ये क्या होगा, हमारा कोडिंग स्ट्रैंड, एंड उससे ऑपोजिट क्या हो जाएगा, टेम्पलेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये कोडिंग स्ट्रैंड एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इनकी पोजीशन भी रिवर्स हो जाएगी। समझ पा रहे हैं इस चीज को, कि मतलब अगर हमने प्रमोटर को क्या कर दिया, इसकी पोजीशन चेंज कर दी, तो ये जो है कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड, इनकी भी पोजीशन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इफ वी चेंज द प्रमोटर then promoter position, then the coding and template strand position also reversed, उनकी पोजीशन भी तो रिवर्स्ड हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है। जहां पे प्रमोटर होगा तो आप सबसे पहले किसको देखेंगे कि वो कहां पे प्रेजेंट होगा, हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के 5 days एंड पे प्रेजेंट होगा क्या, प्रमोटर, 3 days एंड पे क्या प्रेजेंट होगा, टर्मिनेटर। ओके, इसको हम बोल रहे हैं अपस्ट्रीम टू द कोडिंग स्ट्रैंड। एक और तरीके से भी बोला जा सकता है, क्योंकि आपको पता है ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चरल जीन है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये आपको याद रहेगा, बहुत अच्छे से याद रहेगा। किसको, कोडिंग को अगर आप लेके चलते हैं, आपकी बुक में स्ट्रक्चरल जीन के बेसिस पे भी बताया गया है कि प्रोमोटर कहां पे प्रेजेंट होगा एंड टर्मिनेटर कहां पे प्रेजेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि मैं यहीं पे लिख देती हूं, अगर हम स्ट्रक्चरल जीन को देखते हैं तो हम बोल सकते हैं, देखिए सिंपली और करके लिख लीजिए, और हम क्या बोल सकते हैं, प्रमोटर प्लेस्ड एट 5 days एंड, या फिर हम बोल सकते हैं अपस्ट्रीम टू स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर जीन की बात करें तो उसके भी हम बोलेंगे 5 days एंड पे प्रेजेंट होगा। अब 5 days एंड कौन सा 5 days एंड, कोडिंग स्ट्रैंड का याद रखना है, कंफ्यूजन यहीं पे होता है, क्योंकि 5 days एंड तो इसका भी तो है। ठीक है, 5 days एंड इसका भी तो है, समझ में आ रहा है, कोडिंग का लेना है। और हम क्या बात करेंगे, टर्मिनेटर प्रेजेंट या फिर प्लेस्ड एट 3 days एंड और डाउनस्ट्रीम टू स्ट्रक्चरल या फिर ओ स्ट्रक्चरल जीन।
स्ट्रक्चरल जीन के डाउन स्ट्रीम पे प्रेजेंट होता है टर्मिनेटर। तो किसको देख रहे हैं? कोडिंग स्ट्रैंड को देख रहे हैं। बस इतना याद रखना है आपको। समझ में आ गया कहां पे प्रमोटर प्रेजेंट होगा, कहां पे टर्मिनेटर प्रेजेंट होगा, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो यूकैरियोट्स हैं उनमें किस तरीके से प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का। आपके पास बहुत सारी जानकारी आ गई है, उसको ध्यान में रखते हुए हम बहुत आसानी से अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। ठीक है, देखिए आप लिख लीजिए, फाइनली प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, सॉरी प्रोकैरियोट्स में देखेंगे पहले, प्रोकैरियोट्स स्पेशली किन में देखेंगे? बैक्टीरिया, या फिर आपको क्या लिखा हुआ मिल सकता है? बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, पहला स्टेप क्या होता है इसमें? इनिशिएशन का होता है। इनिशिएशन होगा पहले, तो मैं यहां पे बना लेती हूं। कैसे करते हैं? ये डीएनए में कोई एक जगह जिसको हमने बोल दिया क्या? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, इसको लिया, इस तरीके से हमने खोल दिया। अब क्या होगा, इसके इस एंड पे हमने लगाया प्रमोटर, ये है टर्मिनेटर। अब आप खुद से बताएंगे कि ये जो प्रमोटर है, थोड़ा सीधा नहीं बन रहा, देखिए इस तरीके से ये हमने क्या बना दी? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसमें ये प्रमोटर, ये टर्मिनेटर, ये क्या है? जैसे ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर, इसके कोडिंग स्ट्रैंड एंड ये टेम्पलेट। ओके, तो इसमें ये कौन सा होगा? 5 डेज एंड, ये 3 डेज एंड, ये 3 डेज एंड, ये 5 डेज एंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इनिशिएशन पहला इसका स्टेप होता है। इनिशिएशन में क्या करते हैं? हमने पढ़ा है कि इनिशिएटिंग जो फैक्टर है, एक तो एंजाइम में यूज में लिया जाएगा, एंजाइम जो कि कौन सा होगा? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब इनिशिएशन के लिए ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये अकेला ट्रांसक्रिप्शन या फिर हम बोल सकते हैं इनिशिएशन नहीं कर सकता। ठीक है, अकेला इनिशिएशन नहीं कर सकता, मतलब स्टार्टिंग नहीं कर सकता। तो इसको कुछ चाहिए, क्या चाहिए इसको? इनिशिएटिंग फैक्टर चाहिए। ठीक है, तो इनिशिएशन फैक्टर एक तो हो गया एंजाइम जो कि ये है, दूसरा चाहिए इनिशिएशन फैक्टर जो कि क्या है? सिग्मा। ठीक है, फैक्टर। और हमें चाहिए डीएनए का स्ट्रैंड जो कि होगा टेम्पलेट। थर्ड क्या चाहिए हमें? डीएनए स्ट्रैंड। तभी तो हो पाएगा क्या? ट्रांसक्रिप्शन। समझ पा रहे हैं इस चीज को कि हमें क्या क्या चाहिए? एक एंजाइम होगा जो कि किसके साथ बाइंड करेगा। जैसे मैं कोई स्ट्रक्चर बना लेती हूं, ये वाली स्ट्रक्चर ये है हमारा एंजाइम, कुछ इस तरीके से मान लीजिए, ये इस तरीके से हमारा एंजाइम है। क्या है ये? आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज है। अब ये क्या करेगा? इनिशिएटिंग फैक्टर से बाइंड करेगा, पहले अपने आप को जोड़ेगा किसके साथ? सिग्मा फैक्टर के साथ। तो मान लीजिए ये इसका एक, ये है सिग्मा फैक्टर। तो इस तरीके से मैं यहां पे जोड़ देती हूं सिग्मा। ओके, तो ये क्या है? यहां से जुड़ गया ये सिग्मा फैक्टर के साथ। क्या है ये? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। ओके, ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंड सिग्मा फैक्टर। इन्होंने ये कॉम्प्लेक्स बना लिया। ठीक है, ये क्या करेंगे? डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर जाएंगे और समझ लीजिए कहां पे जाएंगे? प्रमोटर रीजन में जाएंगे, इस रीजन में जाएंगे
और अपना काम करना शुरू करेंगे। तो ये कहाँ पे जाएंगे, जैसे इस तरीके से मैं दिखा देती हूँ कि ये है हमारा ये इस तरीके से मैंने बना लिया क्या, आरएनए पॉलीमरेज। इसके साथ में जुड़ गया है ये सिग्मा फैक्टर, जुड़ गया इसके साथ सिग्मा। ठीक है, किस रीजन में है ये दोनों, प्रोमोटर रीजन में। ये पी जो लिखा है प्रोमोटर रीजन में प्रेजेंट है। अब देखो प्रोमोटर रीजन को मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं इस तरीके से, तो इसमें क्या होगा, ये प्रोमोटर रीजन है तो इसमें कुछ इस तरीके के सीक्वेंसेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टाटा बॉक्स। तो यहां से इनिशिएशन करना इजी होता है, यहां से आसानी से ये मतलब खुल जाता है। ठीक है, आराम से खुल जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आराम से खुलने के बाद ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से पहले इन दोनों ने क्या किया, बाइंड किया, किसने, आरएनए पॉलीमरेज एंड सिग्मा फैक्टर ने प्रोमोटर रीजन में बाइंड कर लिया, किसके साथ, टेम्पलेट रीजन के साथ। ठीक है, ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड के साथ ये बाइंड कर गए। अब यहां से क्या करेंगे, जो सिग्मा फैक्टर है, इस तरीके से बना लेती हूं, सिग्मा फैक्टर क्या करेगा कि इसको स्टार्ट करेगा। ठीक है, मतलब क्या करेगा, एक छोटा सा टुकड़ा बना देगा आरएनए का। तो हम बोलते हैं यहां से जैसे 5' से 3', ये क्या बना दिया, अलग कलर से बना देते हैं, जैसे यहां से बन गया ये एक आरएनए 5' to 3' बना दिया। ओके, अब इतना बन गया, मतलब इनिशिएशन हो गया है, इन्होंने बाइंड किया, किसका होता है ट्रांसक्रिप्शन, इतना होता है। तो जैसे यहां से 5' to 3' इन्होंने बना दिया क्या, आरएनए बनना स्टार्ट हो गया, एक छोटा सा टुकड़ा बना दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये जो सिग्मा फैक्टर है, आगे मैं दिखाती हूं, जैसे सिग्मा फैक्टर होगा वो इसको छोड़ देगा, वो लीव कर जाएगा। ये प्रोमोटर, टर्मिनेटर एंड यहां पे आ गया है हमारा ये आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, सिग्मा फैक्टर जो था ये जैसे कि हमारा है सिग्मा फैक्टर। ओके, ये हमारा लीव कर गया, यहां से आ गया है। कब आया, जब यहां पे आरएनए का छोटा सा टुकड़ा बन गया है। ठीक है, ये आरएनए का छोटा सा टुकड़ा बन गया 5' to 3'। अब क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इलोंगेशन करता है। तो इनिशिएशन समझ में आ गया, इनिशिएशन कौन करता है, एक बार बस स्टार्ट कर देता है बनाना, किसका, आरएनए को बनाना शुरू कर देता है, कौन, इसकी हेल्प से, सिग्मा फैक्टर की हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप आता है हमारा, सेकंड स्टेप, इलोंगेशन। इलोंगेशन में सिर्फ और सिर्फ कौन काम करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को लेके आएगा और यहां पे ऐड करता हुआ चला जाएगा, जैसे कि ये न्यूक्लियोटाइड्स आए और ये ऐड करता हुआ चला गया। ओके, इस तरीके से इसने किया इलोंगेशन। ठीक है, इसमें इलोंगेशन हो गया। अब क्या होगा, अब ये पहुंच गया यहां तक, टर्मिनेटर तक। अब टर्मिनेटर के पास जाएगा तो वो वहां पे क्या करेगा, इस रीजन में जाते ही स्टॉप, कुछ कोडॉन्स होते हैं स्टॉप कोडॉन, जिनको हम बोलेंगे बाद में पढ़ेंगे, जब कोडॉन पढ़ेंगे, कोडिंग उस टाइम पढ़ेंगे। तो टर्मिनेटर रीजन में जाके ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन ये अपने आप स्टॉप होने वाला नहीं है, इसको यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे भी एक फैक्टर काम में आएगा। तो थर्ड हमारा होगा, थर्ड क्या होगा, टर्मिनेशन, जिसके लिए हमें चाहिए क्या, एक फैक्टर जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर, टर्मिनेशन फैक्टर, जिसका नाम है रो फैक्टर। इस तरीके से हम बना लेते हैं, रो फैक्टर होगा जो कि आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करेगा। हम नीचे चलते हैं और इस तरीके से टर्मिनेटर, प्रोमोटर एंड यहां तक इसने आरएनए बना दिया है। ठीक है, अब पहुंच गए यहां पे, तो यहां क्या ऐड होगा,
ये हमारा क्या है, टर्मिनेशन रीजन में पहुंच चुके। तो यहाँ पे आ गया एक तो ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, समझ लेना राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज ये किसके साथ बाइंड करेगा, रो फैक्टर के साथ। तो एक रो फैक्टर भी हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये आ गया हमारा, जैसे इस तरीके से मैंने बना लिया कोई भी डिजाइन। ये आ गया हमारा रो फैक्टर, रो फैक्टर आ गया। ओके, अब ये रो फैक्टर क्या करेगा, इसके साथ बाइंड करेगा एंड क्या काम करता है कि ये जो आरएनए जो बन रहा है, तो ये इस तरीके से सीधा नहीं होता है एक्चुअल में, ये बन के और कुछ इस तरीके से हो जाता है। जितना बनेगा वो इस तरीके से निकलता जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से लटक गया, है ना। अब क्या होगा कि यहां से जो रो फैक्टर आया, तो इसने क्या किया, इन दोनों स्ट्रैंड्स को दूर कर दिया। कौन से स्ट्रैंड को, इसको और इसको, क्योंकि ये इसी स्ट्रैंड पे तो हम बना रहे हैं, ठीक है। तो इनके जो बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको ब्रेक कर दिया, तो ये टूट गया। इस वजह से क्या होगा, ये जो हमारा आरएनए है, mRNA, ये लीव कर गया। उसके बाद क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज भी लीव कर जाएगा एंड रो फैक्टर भी निकल जाएगा। और जो डीएनए जो कि हमने खोल रखा था, जिसकी ट्रांसक्रिप्शन चल रही थी, उसको भी तो बंद करना है। तो उसके बाद ऐसा होने के बाद रो फैक्टर भी क्या करेगा, लीव कर जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा बन गया है, समझ में आया। और ये जो डीएनए है वो क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीएनए टर्मिनेशन में क्या होता है, डीएनए क्लोज हो जाएगा। कब होता है, जब एमआरएनए लीव कर गया है, निकल गया है, ठीक है, नीचे आ गया है, साइटोप्लाज्म में आ गया है। साइटोप्लाज्म में ही चल रहा है प्रोकैरियोट्स में, ये सब डीएनए को बंद कर दिया एंड उसके बाद रो फैक्टर भी एंड ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये भी लीव कर जाएंगे। ओके, इस तरीके से होता है। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट बात, जब हम इलोंगेशन कर रहे थे, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर रहे हैं, तो हमें कोई सबस्ट्रेट की भी तो जरूरत पड़ती है, मतलब एनर्जी भी तो चाहिए। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है वो हम देखते हैं। पहले आप इनको नोट कर लीजिए या फिर आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सबस्ट्रेट का काम कौन करता है। सबस्ट्रेट क्या होता है, तो सबस्ट्रेट मतलब जो एनर्जी दे, ठीक है, वो कौन होता है, जो बॉन्ड्स को तोड़े। तभी तो जैसे कि इनके बीच में बॉन्ड होंगे, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड होंगे, तो उन बॉन्ड्स को तोड़ने का काम कौन करेगा, उनको तोड़ने का काम करता है क्या, देखो जैसे कि हमारे पास शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप परसेंट होते हैं, 3 ट्राइफॉस्फेट है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट वाला न्यूक्लियोटाइड। मतलब अगर हम इनको मिला के बोलते हैं तो ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड। ये क्या है, ट्राइफॉस्फेट। तो जब ये दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, मतलब ये टूटते हैं, फॉस्फेट निकलते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है। वो किसमें काम में आती है कि इन दोनों स्ट्रैंड को दूर करती है, इनके बीच में जैसे कि ए टी जी जो भी है, ठीक है, तो टी ए सी इस तरीके से इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में यूज में ली जाती है। ओके, एंड ये सब कौन कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है, बट इसको एनर्जी चाहिए, सबस्ट्रेट की जरूरत होती है, वो एनर्जी यहाँ से मिलती है, ठीक है। तो ये एक मोनोफॉस्फेट बाद में बच जाता है। तो कहाँ से मिल रही, समझ में आ गया, इनके बीच जो बॉन्ड होते हैं ये ब्रेक होते हैं, तो ये सबस्ट्रेट का काम करते हैं। तो हम लिख सकते हैं, अगर नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे ए लगा देंगे तो हम क्या लिख देंगे, एडिनोसिन
एडिनोसिन क्या हो गया, एक न्यूक्लियोसाइड हो गया ट्राइफॉस्फेट। इससे एनर्जी मिलेगी, इसके बॉन्ड टूटेंगे एंड एनर्जी मिलेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ATP इसको लिख सकते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरीके से GTP लिख सकते हैं गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड इसी तरीके से हम लिख सकते हैं CTP एंड उसके बाद हम लिख सकते हैं, क्योंकि RNA ओके DNA की बात कर रहे हैं, CTP साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड हो जाएगा हमारे पास थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट TTP। ओके, इसमें जो ये शुगर होती है, ये कौन सी शुगर होती है, जब RNA बनता है तो उसमें कौन सी शुगर होती है, उसमें होती है डीऑक्सीराइबो शुगर। और जो DNA होता है उसमें कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबो शुगर। तो इसमें हम जो शुगर लेंगे वो कौन सी हो रही है, इसमें यहाँ पे OH प्रेजेंट होता है, इसका मतलब आप समझिए ये जो राइबो शुगर है वो होती है। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे OH प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम DNA की बात करते हैं तो कौन काम में आता है, उसमें डीऑक्सी लगा देंगे इन सब के आगे, डीऑक्सी। जब हम DNA में सबस्ट्रेट की बात करेंगे तो डीऑक्सी की बात करेंगे। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है इतना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं कि इसकी साइट कहां पे होती है, ये सब कहां हो रहा है, प्रोकैरियोट्स में। तो देखिए, ये हम एक बड़ी सी सेल बना लेते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसका यहीं पे साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या पड़ा हुआ है, DNA होता है, सर्कुलर सा DNA प्रेजेंट होता है इस तरीके से। अब ये DNA से ही यहाँ पे क्या बनता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है एंड RNA बन जाता है। कौन सा, mRNA ये बन गया। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। ओके, ये क्या है, प्रोकैरियोट सेल है। और देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें डायरेक्टली mRNA ही बन जाता है ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, लेकिन जब हम यूकैरियोट्स में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले hnRNA बनता है, उसके बाद उसके अंदर हम सुधार करते हैं बहुत ज़्यादा, उसके बाद क्या बनता है, mRNA बनता है। ठीक है, तो वो हम जानेंगे इसके बाद। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हमें बात करनी है कि यूकैरियोट्स में किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है।